वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। अब हम लोग अपना जो चैप्टर है पॉवर्टी इनइक्वालिटी और अनएम्प्लॉयमेंट, उसमें हमने बेवरेज कर्व तक देख लिया था और कॉम्प्रिहेंसिव वे में हमने ये देखा था। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको एक ग्राफ निकाल कर ये वाली चीज़ समझाई थी कि बेरोज़गारी कब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी इन द कंटेक्स्ट ऑफ जब वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा कम हो, और ये हमने एग्जाम्पल प्रॉपर तरीके से लिया था यूपीएससी का। ठीक है, अब हम लोग इस लेक्चर में दोस्तों बात करेंगे एक मेंस ओरिएंटेड बहुत इंपॉर्टेंट पिलर के बारे में, कैजुअलाइजेशन एंड इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। देखो, जो वर्कफोर्स है ना, आप उसको मतलब ऐसा कह सकते हो कि दो तरह के वर्कर्स होते हैं, कैजुअल वर्कर्स, एक रेगुलर वर्कर्स, एक फॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स और एक इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स। मुझे पहले तो ये बताओ कि ये क्या होता है, वर्कफोर्स का फॉर्मलाइजेशन होना और वर्कफोर्स का इनफॉर्मलाइजेशन होना। इसका मतलब क्या? फॉर्मल वाले वर्कफोर्स के अंदर जो होता है, आप जहां पर भी काम करते हो, आपको एक तो सबसे बड़ी बात, तो जब बंदा काम कर रहा है उसको एक फिक्स्ड सैलरी होनी चाहिए उसकी। ठीक है, यहां पर लेकिन इनफॉर्मल के अंदर देयर इज, मतलब हो सकती है फिक्स, लेकिन जरूरी नहीं है कि एक गारंटीड फिक्स सैलरी यहां पर हो ही जाए। उसके बाद हो सकता है बड़ी सारी एमएनसीज वगैरह में काम कर रहे हो अंडर द फॉर्मल सेक्टर, और वहां पर आपको वेरियस स्कीम्स के अंदर या फिर उस कंपनी के जो भी बेनिफिट्स हैं उसके अंतर्गत आपको कवर करा जाए, लेकिन यहां पे अगेन इस तरह की किसी भी प्रकार की कोई गारंटी नहीं मिलने वाली। तो ज्यादा प्रोटेक्टेड कौन से वर्कर्स रहते हैं, वर्कफोर्स ज्यादातर कौन से एक तरीके से एरेना में है और उनको कहाँ लाने की जरूरत है, ये हम देखेंगे इस टॉपिक से, इस लेक्चर से। और जीएस पेपर 3 के अंदर काफ़ी ज़्यादा आपको मेंस ओरिएंटेड आंसर जो आते हैं, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, फॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, रेगुलर सैलरीड वर्कर्स वर्सेस कैजुअल लेबरर्स, इन सारे के सारे मुद्दों पर आपको बहुत अच्छा एक वजनदार आंसर लिखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो हम इस टॉपिक पर जंप करने से पहले मीनिंग समझ लेते हैं चार टर्म्स का। कैजुअल वर्कर्स, नंबर 2 रेगुलर वर्कर्स, नंबर 3 फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स, नंबर 4 इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स। और ये डेफिनेशन आपको हमेशा जब भी कोई जीएस पेपर 3 में अगर इनसे रिलेटेड कोई टॉपिक आता है तो आपको अपने इंट्रोडक्शन में इनको डिफाइन करते वक्त लिखनी है। यानी कि अगर आप उसको डिफाइन कर देते हो इन टर्म्स को, तो वो आपका एक रेडीमेड हैंड टू हैंड इंट्रोडक्शन बन जाएगा आपका। ठीक है, तो वर्कर्स जो हैं, वर्कर्स या तो सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं या हायर हुए वर्कर्स हो सकते हैं। ठीक है, वर्कर्स को अगर हायर करा गया है तो उनको हम लोग फर्दर कैटेगराइज करते हैं एज कैजुअल वर्कर्स या फिर रेगुलर वर्कर्स। जो सेल्फ एम्प्लॉयड है तो इसका तो कोई मतलब बात उठती नहीं है, बात होती है हायर्ड वर्कर्स जो है वो कैजुअल हो सकते हैं या फिर रेगुलर वर्कर्स हो सकते हैं। कैजुअल वर्कर्स ना दिहाड़ी की बेसिस पर काम करते हैं, डेली वेजेस इनको मिलती है। डेली का इनको कोई काम करवाया, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक फॉर एग्जांपल इनको काम करना है। जैसे ही शाम को 5 बजे इनका काम खत्म हुआ, 5:15 5:30 तक इनके हाथ में पैसा आ जाता है। कल ये आएंगे नहीं आएंगे वो इनके ऊपर है। सिमिलरली इनको जो रखा जाता है काम पे, वो यही बोलकर रखा जाता है कि तुम्हें 12 दिन 13 दिन 15 दिन काम करना है। दे वर्क ऑन डेली वेजेस। और अब क्योंकि डेली वेजेस पर जो पर्सन काम करेगा वो ऑब्वियस ही बात है किसी भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट से वंचित रहेगा, उसको ये वाले सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, लाइक पेंशन या किसी भी तरह का अलाउंस, ग्रेट्युटी वगैरह। ये कुछ भी चीजें मतलब सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स के अंतर्गत, उस अम्ब्रेला के अंतर्गत उनको कवर नहीं करा जाएगा। लेकिन फिर भी जो कैजुअल वर्कर्स हैं, दे आर एंटाइटल्ड टू एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, रेगुलर वर्किंग आवर्स एंड इवन ओवर टाइम पेमेंट। अगर वो ज्यादा काम करने को मान जाते हैं तो ये सब इनको मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद रेगुलर वर्कर्स जो है ना, ये परमानेंट पेरोल पे काम करते हैं। यानी कि 30 डेज अगर इन्होंने काम करा तो उन 30 डेज के बाद, काम करने के बाद, इनको पर्टिकुलर मंथ के स्टार्टिंग के अंदर फर्स्ट वीक के अंदर 1 तारीख को अपनी सैलरी अगर मिल जाती है तो ऐसे वर्कर्स को हम लोग कहते हैं डेट दे आर वर्किंग ऑन अ परमानेंट पेरोल। और
दे आर एंटाइटल्ड टू, ये ऐसे वर्कर्स होते हैं कि इनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं सारे के सारे। पहला बेसिक डिफरेंस समझ में आया? जल्दी बताओ, आगे बढ़े हम। उसके बाद फॉर्मल वर्कर्स और इनफॉर्मल वर्कर्स ये क्या होते हैं? इसकी जो डेफिनेशन है ना, वो अगर आप इस कमीशन का नाम लिखकर आओगे तो आपका आंसर, एक आपकी डेफिनेशन ज्यादा वेट कैरी करेगी आपके आंसर में। एज पर द नेशनल कमीशन फॉर एंटरप्राइजेस इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, एनसीयूज के द्वारा वर्कर्स जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काम करते हैं, यानी कि ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या हो सकता है? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, या कोई भी ऐसी प्राइवेट स्टैब्लिशमेंट, प्राइवेट फैक्ट्री, प्राइवेट इंडस्ट्री जो कि 10 वर्कर या 10 से ज्यादा वर्कर्स को हायर करती है, 10 से ज्यादा वर्कर्स को जो हायर करती है, जो प्राइवेट स्टैब्लिशमेंट, प्राइवेट फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज वगैरह, ऐसी जगह पर काम करने वाले वर्कर्स को बोला जाता है फॉर्मल वर्कर्स। जो वर्कर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर होते हैं, ऐसी इंटरप्राइजेज जो कि 10 वर्कर से कम हायर करते हैं, इसको हम लोग इनफॉर्मल वर्कर्स कहते हैं। इनफॉर्मल वर्कर्स क्या होते हैं जनरली? जिनके फिक्स वर्किंग आवर्स नहीं होते, या कोई ऐसी किसी भी एक दुकान पर कोई एक काम कर रहा है। नॉर्मल सा एग्जांपल अगर मैं दूं, जो छोले भटूरे की दुकान पर, समोसे की दुकान पर कोई काम कर रहा है, क्या वो फिक्स है उसके वर्किंग आवर्स, या फिर उसकी कंडीशंस ऑफ वर्क, या फिर कुछ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स वगैरह मिलेंगे उसे? क्या वो, उसका सेक्टर ऑर्गेनाइज सेक्टर है? बताओ, नहीं ना। बट इफ यू आर वर्किंग इन, अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आप बीएसईएस में काम कर रहे हो, तो अगर आप स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में काम कर रहे हो, तो आप ऑर्गेनाइज सेक्टर के हुए या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के हुए? ऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। अब इंक्रीजिंग कैजुअलाइजेशन इन इंडिया। कैजुअलाइजेशन मतलब यहां पर किसकी बात हो रही है? कैजुअल वर्कर्स। और कैजुअल वर्कर्स के सामने कौन से वर्कर्स होते हैं? रेगुलर वर्कर्स। तो होना क्या चाहिए वैसे बिस में? कैजुअल वर्कर्स ज्यादा होने चाहिए इकोनॉमी के अंदर, या फिर रेगुलर वर्कर्स? अगर ये बढ़ रहा है अर्पित, कैजुअलाइजेशन इंडिया के अंदर बढ़ रहा है, अच्छा संकेत है बुरा संकेत है? ठीक है। ये मैं बात इसलिए पूछता हूं, ये धीरे धीरे करके मैं आने वाले चैप्टर्स के लिए ना आपकी एक हैबिट बना रहा हूं। जब मैं बहुत, आपने देखा होगा भी कुछ लेक्चर्स में पूछना स्टार्ट कर दिया मैंने कि ये चीज़ अच्छी है कि बुरी है, बिकॉज इकोनॉमी के क्वेश्चन स्टैटिक पोर्शन को पढ़ने के बाद एप्लीकेशन बेस्ड आते हैं कि अगर ऐसा कम हो जाएगा, ये रेपो रेट हम घटा देंगे तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, अगर ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा, लॉरेंस कर्व अगर ऐसा हो जाएगा तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है, ये गैप अगर बढ़ जाए तो ये अच्छा इंडिकेटर है कि बुरा इंडिकेटर है, कोफिशिएंट जो है अगर वो 0 की तरफ ज़्यादा हो या 1 की तरफ ज़्यादा हो तो ये क्या इंडिकेट करता है। तो स्टैटिक नॉलेज, स्टैटिक पोर्शन की नॉलेज को गेन करने के बाद हमें एक एनालिसिस पावर हमारी इस प्रकार से होनी चाहिए शुरू से कि हम अप्लाई कर सकें उन कंसेप्ट को, कि अगर वो हमें कोई सिचुएशन दे रहे हैं कि अगर अगर ऐसा ऐसा हो गया है तो इसका इम्पैक्ट इस चीज़ पर, फलानी फलानी चीज़ पर क्या पड़ेगा। ठीक है। वेरियस रिपोर्ट जो रिसेंट टाइम की है वो हमें कुछ आंकड़े रिफ्लेक्ट करती है। 3 मुख्य बातें हमारे सामने निकल कर आई हैं। नंबर 1, जो परसेंटेज है कैजुअल वर्कर्स की टोटल वर्कफोर्स के अंदर, वो इंक्रीज हो गई है। पहले 23% हुआ करती थी 1972 से 73 में, अब वो 33% तक पहुंच गई है 1999 से लेकर 2000 तक। और फर्दर 2009-10 में जाकर ये आंकड़ा हमें देखने को मिलता है 39.3%। थोड़ी सी ये कम होती है 30.9% इन 2013 टू 14, और फिर से ये 33% पे बढ़ जाती है 2015 टू 16। लेकिन अब ये 2017-18 में ये 24% हो चुकी है। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे, आपने इस प्रकार के क्वेश्चंस देखे होंगे प्रीलिम्स के अंदर सौगंधा, जिसमें यूपीएससी अक्सर ऐसी तरह से स्टेटमेंट ये पुट कर देता है कि ये फलाना कंसेप्ट इकोनॉमिक्स का कॉन्टिन्यूसली से इंडिपेंडेंस बढ़ता आ रहा है, कॉन्टिन्यूसली से 2 डिकेड बढ़ता आ रहा है, कॉन्टिन्यूसली से 3 डिकेड डिक्लाइन होता चला आ रहा है। देता है कि नहीं देता ऐसी स्टेटमेंट? अब लोग इसको क्या कहकर इसमें गलत कर देते हैं स्टेटमेंट को, कि ये तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि कॉन्टिन्यूस जैसी चीज इकोनॉमी में कुछ नहीं होती। जरूरी नहीं है।
ज़रूरी नहीं है कि कॉन्टिन्यूस जैसी चीज़ कुछ भी ना हो। वो तो ये तो आपका तुक्का हो गया फिर तो, कि अगर आप ये इसको एक्सट्रीम स्टेटमेंट मानकर एलिमिनेट कर रहे हो। ये हमें चीज़ पता होनी चाहिए, यानी कि अगर मैं इसका ग्राफ बनाने बैठूं कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स का, अर्पित, अब मुझे बताना है ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा कि शुरू में 1972 से 73 तक ये चीज़ बढ़ गई, ठीक है, 23% से होते होते ये इतना बढ़ गया। उसके बाद ये 39.3% पर पहुंच गया, थोड़ा सा ये गिरता है, अगेन ये 33% के आसपास पहुंच जाता है, ठीक है, और फाइनली जाकर ये जो है ये 24% तक हो गया। तो बताओ इसका ग्राफ कुल मिलाकर मतलब ऐसा ऐसा शेप बता रहा है ना, कोई ऐसा ग्राफ तो नहीं जा रहा ना कि लगातार जो बढ़ता चला जा रहा हो, मतलब काइंड ऑफ ये वाला ग्राफ हमारे सामने, कोई ये ग्राफ तो नहीं कह सकते ना हम कि लगातार वो बढ़ता चला जा रहा है या लगातार वो गिरता चला जा रहा है। बताओ, ये दोनों ग्राफ गलत है ना, ऊपर नीचे होता है ना ग्राफ, ये हुआ है ना मतलब, ठीक है। तो इस प्रकार के ग्राफ्स आप खुद भी बनाकर आ सकते हो जीएस पेपर 3 के अंदर। उसके बाद दूसरा एक हमें फैक्ट ये हमारे सामने निकल कर आता है, कुछ आंकड़े, कुछ नंबर्स जो हमारे सामने है, वो ये है कि परसेंटेज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स पूरी वर्कफोर्स के अंदर ये डिक्लाइन हो गए हैं। जो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं, जो कहीं काम नहीं करते हैं, अपना काम धंधा बिजनेस वगैरह स्टार्टअप वगैरह खुद रन करते हैं, ठीक है, तो ऐसे वर्कर्स की जो नंबर्स हैं वर्कफोर्स के अंदर वो डिक्लाइन हो गया है। पहले ये जो था 62% था 1972 से 73 में, अब ये 51.9 यानी कि ऑलमोस्ट 52% हो गया है, 10% तक गिर गया ये, ठीक है। अब अगर सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स अगर गिर जाते हैं इकोनॉमी के अंदर, तो ये चीज क्या इशारा करती है इसमें, अर्पित? हम्म, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि मतलब पर्सन जो है अब वो खुद इतना सक्षम नहीं है कि उसको कोई भी मतलब वो अपना खुद धंधा वगैरह काम धंधा संभाल ले। अब इसका मतलब वो वहां से ये सब कुछ छोड़ के अब वो कहाँ जाने का सोच रहा है, जॉब करने का सोच रहा है। तो एक बार बताओ उसका स्टेटस अर्पित कम हो गया कि बढ़ गया? कम हो गया ना। बस इसी प्रकार के क्वेश्चन जो आप लोगों के डेवलप होते चले जा रहे हैं ना, बस ऐसे ही इकोनॉमी के क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व होते हैं। एक चीज आपने नोट करी ना इसमें अर्पित, इसमें आप लोगों ने, कि अगर कंसेप्ट अगर क्लियर है, थोड़ा सा अगर उसको एप्लीकेशन जान जाओ, अगर यहीं पर होमवर्क कर लो, तो कैसी भी स्टेटमेंट आ जाए, फिर सिचुएशन कोई भी आ जाए, मन घड़त से भी 100 सिचुएशन बना लो। और एग्जामिनर भी ऐसे ही कर रहा है, वो भी अपने मन के हिसाब से सिचुएशन बना रहा है। हमें तो अर्पित सिर्फ कंसेप्ट को जानने के बाद उसका एप्लीकेशन जानना है ना, बस नॉर्मल सा। बताओ, और अगर कंसेप्ट को रिकॉल कर पाए तो एप्लीकेशन क्या मुश्किल है? हाँ, है ना। हाँ, इसमें तुम कुछ पूछ रहे थे, बताओ, कुछ कह रहे थे। हाँ, सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब आप समझा नहीं, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि सेल्फ एम्प्लॉयड क्या नहीं है। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब आप अपना घर से कोई भी काम धंधा वगैरह चला चला रहे हो, आप कोई किसी को कुछ पढ़ा रहे हो, सर्विस वगैरह दे रहे हो, आप किसी के अंडर काम नहीं कर रहे हो। आप अपना जो धंधा पानी है वो खुद निकालते हो, मतलब अब चाहे कुछ भी, आप चाहे इसके अंदर किसी भी चीज़ को ले लो। आप नमकीन बनाते हो, घर से खुद बिस्किट सप्लाई करते हो, आपका मतलब क्या कहते हैं, झाड़ू बनाने का, कारपेट बनाने का काम है, कुछ पापड़ बनाने का काम है, कुछ भी हो सकता है, छोटे से छोटा बिजनेस, बड़े से बड़ा बिजनेस, लेकिन यू आर नॉट वर्किंग अंडर समवन, ठीक है। उसके बाद जो, अभी तो रुक जाओ, ये तो चौथा चैप्टर है यार, इसमें रुक तो जाओ, ये बुक अभी आगे बढ़ेगी, डोंट वरी, ठीक है। ये कंसेप्ट अरबों बार रिपीट होंगे ये, ठीक है। जो परसेंटेज है रेगुलर वर्कर्स की, इट हैज स्लाइटली इंक्रीज्ड ओवर टाइम। रेगुलर वर्कर्स कौन? रेगुलर वर्कर्स कौन, जो हमने ऊपर देखा? हाँ, और उनको क्या कहते हैं, पेरोल्स वगैरह, परमानेंट पेरोल्स पे रखा जाता है और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है। ये चीज इंक्रीज हुई है ओवर टाइम। 1972 से 73 में ये चीज 15% थी, और अब ये ऑलमोस्ट 10% बढ़ गई है, ऑलमोस्ट 9% बढ़ गई है, ऐसा मान लो 24.1% हो गया है इन 2017 टू 18। अब मुझे ये बता दो, सेकेंड पॉइंट नेगेटिव था, फर्स्ट पॉइंट भी नेगेटिव था, थर्ड पॉइंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है। तो कुछ भी अगर ऐसी चीज लिखनी हो, ज्यादा आप हो क्लास में? हाँ ठीक है। कुछ भी अगर ऐसी चीज अगर लिखनी हो
जो कि कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स से रिलेटेड हो, तो हमारे सामने अगर कुछ पॉजिटिव आंकड़े हो, अगर जैसे क्वेश्चंस आते हैं ना अब इसमें क्रिटिकली एनालाइज, पहले हमें नेगेटिव टोन प्रेजेंट करनी होती है लेकिन फिर उसका एक ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन देना होता है ना। तो कुछ आप ऐसे आंकड़े लिख सकते हो कि जो डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस अबव सिनेरियो विच इज मेंशन्ड अबव, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें अच्छी हुई हैं, लाइक रेगुलर वर्कर जो है वो स्लाइटली इंक्रीज हुए हैं फ्रॉम 1972 टू 2018, ऐसा करके आप लिख सकते हो अपना, ठीक है। तो हम लोग इसकी कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, दस इट इज ऑब्जर्व दैट देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन कैजुअली हायर्ड वर्कर्स ओवर टाइम, ठीक है, जो कि इंडिकेट करता है कि वर्कफोर्स का कैजुअलाइजेशन हुआ है। और ये तीन आंकड़े आपको एक चीज में और हेल्प कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट तो छोड़ दो, कहां पर हेल्प कर सकते हैं, अगर जर्नल एक क्वेश्चन आ गया कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, प्रूव दैट कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स हैज इंक्रीज्ड बाय सर्टेन परसेंटेज सिंस इंडिपेंडेंस इन इंडिया, तो उसके लिए आपको ये आंकड़े ठोस चाहिए पड़ेंगे। ये बुक और ये वाला चैप्टर जो इसका है ये इस चीज को प्रूव करता है। देखो कि इकोनॉमी के क्वेश्चंस को जीएस पेपर 3 के अंदर लाइटली नहीं लिया जा सकता। जितना जर्नल आंसर लोग लिखकर आते हैं ना, एग्जामिनर इतना एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि किसी को अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनना है तो वो इतना बचकांड आंसर लिख रहा है, बच्चों वाला आंसर। तो सारी बकचोदियों को अवॉइड करते हुए पर्सन को थोड़े आंकड़ों के सहारे, रिपोर्ट्स के सहारे, इंडेक्सेस के सहारे अपने इकोनॉमी के आंसर्स को डील करना चाहिए। सिमिलरली स्कीम्स के सहारे, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स और पार्लियामेंट्री एक्ट्स के सहारे जीएस पेपर 2 के आंसर से एड्रेस करने चाहिए, ठीक है। उसके बाद रीजन क्या हुआ है ऐसा कि कैजुअलाइजेशन जो है वो इंक्रीज हो गया है, ठीक है। एक तो माइग्रेशन जो है वो हमें देखने को मिला है। माइग्रेशन एक विटनेस फैक्टर है ऑफ डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयड रूरल वर्कर्स का अर्बन एरियाज के अंदर। इसको हम प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ रहे थे, आपको याद होगा माइग्रेशन वाला फैक्टर, जब हम फेमिनाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स इन एग्रीकल्चर कर रहे थे, है ना। अब डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयड वर्कर्स कौन से होते हैं, जल्दी बता दो मुझे, वो खेत वाला एग्जांपल फटाफट बताओ। मयूर, कौन होते हैं डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयड वर्कर्स? हाँ, फिर भी फर्क नहीं पड़ता, मतलब वो काइंड ऑफ एक तरीके से कहीं और अगर काम करते होते ना तो एक्स्ट्रा इनकम आ जाती, लेकिन उनके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लग रहे हैं वो एम्प्लॉयड है लेकिन क्या एक्चुअली में एम्प्लॉयड है वो? नहीं ना। अब कोई अगर रूरल एरिया से मयूर अर्बन एरिया में जाता है तो ऑब्वियसली बात है अर्बन एरिया में फार्म एक्टिविटीज ज्यादा है कि नॉन फार्म एक्टिविटीज ज्यादा है? शहरों में रूरल एरिया से अर्बन एरिया नॉन फार्म एक्टिविटी ज़्यादा है ना, खेतीबाड़ी क्यों होगी मतलब वहाँ पर, है ना, नॉन फार्म एक्टिविटी ज़्यादा है। तो जो माइग्रेशन होती है रूरल वर्कर्स की अर्बन एरियाज के अंदर, वो नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट के लिए होती है, जहाँ पर दे गेट एम्प्लॉयमेंट मोस्टली एज कैजुअल वर्कर्स ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर स्किल्स एंड ट्रेनिंग। कोई इनको परमानेंट काम थोड़ी ना दे देगा गाँव से आकर एकदम से। तो ये जनरली किसी दुकान पे काम करना, कचौड़ी बनाने वाला कोई फेमस है तो वहाँ लग जाना, मिठाई बनाने वाला कोई फेमस है तो वहाँ लग जाना, छोले भटूरे की दुकानों पे लग जाना, या समोसे की दुकानों पे लग जाना, ठीक है, या पेट्रोल पंप पे नौकरी कर लेना, काइंड ऑफ जो भी पंचर हवा वगैरह भरना, कहीं रिक्शा चला लेना, किसी की उधारी मतलब वगैरह लेकर किराए पर ऑटो ले लेना, किसी का ऑटो चलाना। तो ये इस तरह के काम है। लेकिन एक बात बताओ, जितने भी मैंने एग्जांपल्स बोले अर्पित, ये फिक्स काम है कि पर्सन ये सोच सकता है कि रेगुलर इनकम की अगर आज आ रही है तो कल भी आती रहेगी और फिक्स आएगी? नहीं ना। दूसरा, अब क्योंकि जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसके अंदर एक रैपिड ग्रोथ हमें देखने को मिली है। सबसे पहले तो मुझे ये बता दो, रियल एस्टेट सेक्टर कौन सा सेक्टर होता है? सिंपल प्रॉपर्टी बोल दो, प्रॉपर्टी इन बिल्डिंग। अर्पित, आप तो ये जानते होंगे दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा के अंदर ये तो टर्म बहुत फेमस है ना। जिसको भी देखो प्रॉपर्टी डीलर बनकर बैठा हुआ है जगह जगह, गली गली, है ना। तो ड्यू टू रैपिड ग्रोथ इन द रियल एस्टेट सेक्टर इन अर्बन एरियाज, जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है गाँव के अंदर, वहां पर ये देखा गया डेट देयर हैज बीन एन इंक्रीज्ड एम्प्लॉयमेंट इन द कंस्ट्रक्शन सेक्टर। अब कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर कभी भी कोई भी ठेकेदार अगर कारीगरों को रखता है काम करने के लिए, तो मुझे बताओ वो जनरली आपको ऐसे ही दिखता है ना कि दिहाड़ी के बेसिस पर काम करते हैं, वो दे आर कैजुअल वर्कर्स, है ना, जनरली कह रहा हूं मैं।
डेली वेजेस। और मयूर, क्या ये एक विटनेस फिनोमेना है ऑल ओवर द इंडिया? ठेकेदार के पास बंदे परमानेंट होते हैं, वो भले ही बुला लेता है जो कि बड़े टाइम से उसके यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन जो वर्कर्स होते हैं आपको पता है ना, इनके भी मतलब 100 तरह के ड्रामे होते हैं, राइट? काम नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, एक साथ सब गांव भगने को तैयार है। तो दिहाड़ी के बेसिस पर रखने को ज्यादा बेटर माना जाता है। अर्पित कुछ पूछ रहे हो क्या? हाँ, ठीक है। उसके बाद इनफॉर्मलाइजेशन हैज ऑल्सो लेड टू कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। इनफॉर्मलाइजेशन मतलब क्या? देश में ज्यादातर जो लोग काम करते हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर करते हैं, ना ही फॉर्मल सेक्टर के अंदर, यानी कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर लोग ज्यादा काम करते हैं। जब इनफॉर्मलाइजेशन जो होती है, क्या होता है इनफॉर्मलाइजेशन का मतलब? जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसके अंदर काम करना, राइट? हमने पढ़ा ना इनफॉर्मल वर्कर्स, ठीक है, जो कि 10 लोगों से ज़्यादा कम अगर हायर करें, ठीक है, तो हम उनको इनफॉर्मल वर्कर्स या अनऑर्गेनाइज सेक्टर या इनफॉर्मल सेक्टर कहते हैं। जब लोगों को ये लगता है कि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और एक फिक्स्ड कहीं पर भी काम धंधा तो मिलना नहीं है, तो जहां मिल रहा है कम से कम वहीं कर लो, तो इसकी वजह से भी कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स बढ़ी, यानी कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर की वजह से ये एक रिकरेंट फिनोमिना है। अगर जहां पर इनफॉर्मलाइजेशन या अनऑर्गेनाइज सेक्टर का बर्थ अगर होगा, तो कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स जो है वो देखने को ही, वो मतलब एक फिक्स्ड फिनोमिना देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि बात तो यही है ना, ये वाला पॉइंट लिखने की कोई राइटर की कोई आवश्यकता ही नहीं थी वैसे तो। अगर जो इनफॉर्मल सेक्टर है या जिसको हम लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी कह रहे हैं, वहां पर फिक्स्ड वर्किंग आवर्स जनरली नहीं है, ठीक है। उसके बाद सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स नहीं है, रेगुलर वेजेस वहां पर नहीं है, ठीक है। तो जब इतना कुछ नहीं है और लोग अगर फिर भी मतलब वहां पर इस सेक्टर के अंदर काम करते हैं, जैसे सब्जी लगाना, रेडी लगाना या मोमोज कॉर्नर लगाना, कुछ भी ऐसा काम करना मतलब जिसका एक फिक्स क्राइटेरिया ना हो इनकम जनरेशन का, एम्प्लॉयमेंट का, इसकी, और जो इस सेक्टर में काम करते हैं वही तो होते हैं कैजुअल वर्कर्स। तो अपने आप ही जैसे जैसे इनफॉर्मलाइजेशन या अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है अगर ये पंप करता रहता है, तो वर्कफोर्स का कैजुअलाइजेशन भी इसके साथ साथ पंप करता रहता है। बोथ आर साइमल्टेनियसली पॉजिटिवली कोरिलेटेड। समझ में आया? अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन टू इट लाइज इन एजुकेशनल रिफॉर्म्स और ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव सरकार के द्वारा लॉन्च करे जाएं, ताकि लोग जो हैं वो मूव कर जाएं फ्रॉम कैजुअल लेबर या फिर इनफॉर्मल सेक्टर टू फॉर्मल सेक्टर, और वो बन जाए रेगुलर सैलरीड वर्कर्स, ठीक है। इस कैजुअलाइजेशन को रोकने के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रमोट करनी चाहिए सरकार के द्वारा, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ावा देकर जहां पर अगर किसी को स्टार्टअप अपना ओपन करना है या फिर कोई अपना खुद का बिजनेस वगैरह प्रमोट करना चाहता है, कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयड बनना चाहता है, तो उसको ईजी दर पर, ईजी काइंड ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस पर क्रेडिट फैसिलिटीज अवेलेबल करवाई जाए, और सरकार को इस प्रकार का एक सपोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर, सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनाना चाहिए लोगों के लिए, ठीक है। अब ये जो बात यहां पर है कि इनफॉर्मलाइजेशन की वजह से कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स कैसे बढ़ सकता है, इस प्रकार के क्वेश्चन यूपीएससी को मेंस में अलग से पूछना बहुत पसंद है, जिसकी एक्सप्लेनेशन देना बहुत सारे स्टूडेंट्स का पसीना छुटा देती है। कैसे? जैसे आपने पॉलिटी में एक कंसेप्ट सुना होगा मयूर, दो चीजों के बीच में लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, और यूपीएससी अगर पूछ ले तो काफी लोगों का टाइम वेस्ट हो सकता है इसके अंदर। पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट एंड कास्टिसाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है। अगर ये मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन अगर आ गया तो सिमिलरली ये भी क्वेश्चन अगर आ गया तो, कि कैसे इनफॉर्मलाइजेशन की वजह से वर्कफोर्स का कैजुअलाइजेशन हुआ है, इस चीज को प्रूव करो, एग्जामिन करो, तो वो चीज हो सकता है कि किसी किसी के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाए, ठीक है। इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।